अमित की बहन के साथ स्कूल के चौकीदार ने जबरदस्ती करके उसे मार दिया तो उसकी मां कल्पना पागल हो गई और सारा दिन बाहर घूमती रहती। तो कुछ दिन बाद तंग आकर उसकी बहू उसे जानवरों वाले बाड़े में बंद कर देती और अमित के आने से पहले निकाल देती। अमित को जब पता चला तो उसने पत्नी को बहुत मारा और कहा कि आज के बाद माँ को बंद किया तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। और इसके बाद फिर कल्पना सुबह घर से निकल जाती और बहू उसे ढूंढती रहती। एक दिन जब कल्पना ना आई तो अमित उसे ढूंढते हुए उसी स्कूल के पास से गुजरा तो वहाँ कल्पना ने चौकीदार को मेरी बेटी पढ़ लिख कर अफसर बनेगी, कल्पना ने अपनी छोटी बेटी राधा की चुटिया बनाते हुए कहा। किचन में नाश्ता बनाती रश्मि ने मुंह बिगाड़ते हुए कहने लगी, बेटे को पढ़ाया नहीं इस बुढ़िया ने और बेटी को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाने के ख्वाब देखती है। अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई, अमित से शादी करके दुनिया चांद पर पहुंच गई और एक अमित है कि अभी तक बसों के धक्के खाता है, मोटरसाइकिल तक चलानी नहीं आती। जी चाहता है कि अपनी किस्मत को बैठ कर रोऊं। रश्मि से किसी तरह ये बात सहन नहीं होता था कि कल्पना अपनी बेटी राधा को शिक्षा क्यों दिलवा रही है, जबकि अमित मैट्रिक पास है। कल्पना की तो अमित के लिए भी यही इच्छा की थी कि वो पढ़ लिख जाए, लेकिन एक तो वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता था और दूसरा जब उसके पिता का देहांत हुआ तो वो उस समय 8वीं क्लास में था, इसलिए पिता के देहांत के बाद अमित उनकी दुकान पर बैठने लगा। कल्पना ने बहुत चाहा कि अमित दुकान से आकर पढ़ ले, लेकिन अमित ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा, माँ मैं पापा की दुकान ही संभाल लूंगा, मुझे आगे नहीं पढ़ना। कल्पना का दिल बुझ के रह गया था, लेकिन राधा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हमेशा फर्स्ट आती थी, इसलिए जो सपना अमित पूरा नहीं कर सका था, अमित कल्पना चाहती थी कि उसकी बेटी राधा वो सपना पूरा कर दे। लेकिन अमित की पत्नी से ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि राधा पढ़े। रश्मि ऐसी औरत थी जो सामने मीठी बनी रहती है लेकिन दिल में ईर्ष्या रखती है। सामने वो सास और नंद के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन दिल ही दिल में ये चाहती थी कि राधा कभी भी सफल और अच्छी जिंदगी ना गुजारे। राधा 9वीं क्लास में पढ़ती थी, लेकिन उसे स्कूल छोड़ने लेने कल्पना ही जाती थी, इसलिए जब तक कल्पना ना आ जाती तब तक राधा को स्कूल के गेट के पास खड़े होना पड़ता था। जब से स्कूल की मैडम ने एक नया चौकीदार रखा था, राधा बहुत परेशान रहने लगी थी, चुप चुप सी हो गई थी। राधा ने एक बार अपनी माँ से कहा कि माँ, स्कूल का नया चौकीदार बड़ा अजीब है। खाने के टेबल पर अमित और रश्मि भी बैठे थे। अमित कहने लगा, क्या मतलब? राधा कहने लगी, बस मुझे अच्छा नहीं लगता, हर समय घूर घूर कर देखता रहता है। अमित ने जब ये सुना तो कहने लगा, मैं तो कहता हूँ माँ की राधा की पढ़ाई छुड़वा दें, क्योंकि हम ऐसे लोगों से नहीं उलझ सकते, पता नहीं कैसा चौकीदार है और कौन है। कल्पना कहने लगी, इसे तो वैसे भी आदत है वहम पालने की, वैसे भी मैं इसके स्कूल में खुद जाती हूँ, मुझे तो चौकीदार में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ये कहते हुए उन्होंने बुरी तरह से राधा को घूरा था। खाना खाने के बाद जब राधा अपने कमरे में गई तो बहुत परेशान थी। कल्पना जब कमरे में आई तो कहने लगी कि खबरदार, जो तुमने अमित के सामने ऐसी कोई बात की तो, वैसे भी वो मौका ढूंढ रहा है तुम्हारे स्कूल छुड़वाने का और तुम उसे शक में डाल रही हो। कल्पना ने राधा को बहुत डांटा था, उसका ये डर था कि कहीं अमित ऐसी बातें सुनकर राधा को स्कूल से ही ना हटवा दे। कल्पना की डांट सुनकर राधा चुप कर गई थी। वो अपनी माँ को कुछ बताना चाहती थी, मगर शायद उसके पास वो शब्द नहीं थे जिससे वो अपनी माँ को विश्वास दिला सकती कि सचमुच चौकीदार गलत है। अगले दिन राधा फिर सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार थी, मगर आज बड़े धीरे से इसके हाथ खाने की तरफ आ रहे थे। पराठे के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर वो मुंह में डाल रही थी, लेकिन लग रहा था जैसे किसी ख्याल में गुमसुम सी हो। कल्पना गर्मा गर्म पराठे उतार कर सामने रख रही थी। अमित को सिर्फ अपनी माँ के हाथ के बने पराठे खाना ही पसंद थे और रश्मि को ये बात भी अंदर ही अंदर चुभ सी जाती थी। कितनी ही बार उसने खुद नाश्ता बनाने का सोचा, अपने हाथों से अपने पति को लच्छेदार पराठे बनाना भी खिलाए, मगर इसके बाद भी हर बार अमित ने उसमें कमियां ही निकाली और साफ शब्दों में कह दिया था कि तुम्हारे हाथ की हांडी जैसे तैसे तो मैं खा लेता हूँ, मगर नाश्ता तो मुझे पेट भर कर करना होता है और माँ के हाथ का ही करना होता है, तुम आज के बाद मेरे लिए नाश्ता मत बनाना। सुबह का नाश्ता कल्पना की ही जिम्मेदारी थी। अमित भी पास ही बैठा था, जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था, जब राधा को यूं ख्याल में खोए देखकर अपने घुटने उसके घुटने से मारकर कहने लगा कि किन विचारों में खोई हो महारानी, क्या हो गया है? कोई बात है तो बताओ। जवाब में राधा ने एक नज़र अपनी माँ को देखा और फिर कहने लगी, नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं है, बस आज एक टेस्ट है तो उसी की परेशानी है। ये सुनकर अमित के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा कि फालतू की टेंशन क्यों पाल रखी तुमने, क्या जरूरत है पढ़ने की? आखिर में तुम्हें संभालना तो रश्मि और माँ की तरह चूल्हा चौका ही है, पढ़ लिख कर करना क्या है? देखो, मैं भी पापा की दुकान से इज्जत की रोटी घर ले आता हूँ, सब मिलकर खाते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं इस घर में। अच्छा यही है कि मेरी ये बात समझ लो, तुम बहन हो मेरी, मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में थोड़ी ना कुछ कह सकता हूँ। माँ समझाओ इसको। कल्पना गहरी सांस छोड़ते हुए कहने लगी कि नहीं अमित,
बिल्कुल भी नहीं, तुमने खुद भी यूं ही आलसीपन और सुस्तीपन दिखाया था, वरना मेरा बड़ा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनता हुआ देखूं। मैं उन माँओं में से नहीं हूँ जो अपने बच्चों को सारी ज़िंदगी सीने से लगा कर रखती है और उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। बस हर अवसर पर खुद भी डरती रहती है और अपने बच्चों को भी डराती रहती है। मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चे जीवन में सफल हो जाएं, उनकी फ़ोटो अखबारों में छपे, लोग उन्हें प्रशंसा भरी नज़रों से देखें, उन पर गर्व करें। अब तुम तो दुकान संभाल कर बैठ गए, मगर ये अपने पापा का नाम रोशन करेगी। राधा का फैसला मैं खुद करूँगी। मैं इसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना है तो बस बनाना है। राधा भी चुपचाप नाश्ता करके उठ चुकी थी। रश्मि तो दिल ही दिल में न जाने क्या कुछ राधा को बोल चुकी थी। कुछ देर बाद अमित और राधा दोनों जाने के लिए घर से निकल गए। अमित तो अपनी दुकान पर चला गया और राधा अपने स्कूल की तरफ। जैसे वह स्कूल के करीब पहुंची तो सामने ही चौकीदार खड़ा था, बच्चों को लाइन बनाकर स्कूल के अंदर आने का कह रहा था। उस समय प्राइमरी के बच्चे हंसते खिलखिलाते अंदर जा रहे थे। उस समय वहां पर और कोई आदमी भी नहीं था। गाड़ियों वाले थे जो बच्चों को ड्रॉप करने के बाद अपने ही ध्यान में वहां से जा रहे थे। जैसे ही राधा आगे बढ़ी तो बाकी बच्चों के सर पर हाथ रखता, उनसे बातें करता वो चौकीदार कड़ी नजरों से राधा को देखने लगा। घबराई हुई राधा जैसे ही तेज तेज कदम उठाते हुए अंदर जाने लगी तो अगले ही पल चौकीदार ने के चेहरे पर कमीनगी भरी मुस्कुराहट सजाकर राधा के सर पर और फिर सर से हाथ सरकाते हुए सीधा कंधे पर रख दिया और हाथ को उसके कंधे पर दबाकर मुस्कुराकर कहने लगा, कैसी हो राधा बेटी, ठीक हो ना? आज बड़ी देर कर दी आने में। राधा के तो पूरे शरीर में चींटियां सी रेंग चुकी थीं। उसने जल्दी से बिना जवाब दिए स्कूल के अंदर कदम रखा और जाकर अपनी क्लास में बैठ गई। कितनी देर तो वो अपने आप को संभालती रही। राधा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये चौकीदार आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। वो बार बार अपने कंधे को झाड़ने लगी, जैसे कोई गंदगी उसके कंधे पर लग चुकी हो। आंखों में मोटे मोटे आंसू आने लगे थे। इससे पहले तो चौकीदार सिर्फ उसे घूर घूर कर देखा करता था, मगर आज तो उसने अपनी हद क्रॉस कर दी थी। आज उसने ये हद पार की है, कल को ना जाने क्या कर दे। यही सोचते हुए वो ये तय कर चुकी थी कि आज हर हाल में घर जाकर माँ को बताएगी कि ये चौकीदार अच्छा नहीं है। जाकर इस चौकीदार से बात करो कि मुझे यूं ना देखा करे, मुझे गुस्सा आता है। पूरा दिन राधा का ऐसे ही गुजरा। 2 टेस्ट हुए थे और दोनों में उसके नंबर बहुत कम आए थे। टीचर भी हैरान थे। कहने लगे, ये क्या बात है राधा, क्या घर में कोई परेशानी है? आज से पहले मैंने तुम्हें इतने कम नंबर नहीं कभी नहीं देखे। जवाब में राधा गहरी सांस छोड़ते हुए कहने लगी कि बस मेरे सर में दर्द था। वो कोई ना कोई बहाना बना के अपनी टीचरों को भी टाल रही थी। उसी दिन एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक टीम उनके स्कूल में आई जो बच्चे और बच्चियों को गुड और बैड टच की शिक्षा देने आए थे और ये भी कह रहे थे कि अगर आपको कोई परेशान करने की कोशिश करे, आपको तंग करे, तो आपने परेशान नहीं होना बल्कि उसका सामना करना है। उसके सामने खुद को कभी भी कमज़ोर मत बनाए, वरना वो इंसान आप पर हावी हो जाएगा। इस तरह के लेक्चर सुनकर राधा में कहीं ना कहीं हिम्मत तो ज़रूर आई थी, मगर उसे कहाँ खबर थी कि यही हिम्मत जब वो उस आदमी के सामने दिखाएगी तो वो उसके साथ क्या करेगा। उस दिन छुट्टी होने में अभी आधा घंटा बाकी था जब वही चौकीदार क्लास में आया। उस समय टीचर श्यामलाल बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे थे। जब वो राधा की तरफ देखकर कहने लगा कि राधा को घर से उसकी मम्मी लेने के लिए आई हैं, उसके घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, इसको छुट्टी दे दें। टीचर ने फौरन एक नज़र राधा को देखा, फिर उसे जाने को कहा। राधा खुद परेशान हो चुकी थी। ऐसा क्या हो गया था कि माँ लेने के लिए आ गई हैं? कहीं भाभी की तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई? कहीं अमित भाई का किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया? वो ये सोचती हुई जैसे ही स्कूल की चारदीवारी के बाहर निकल कर आई तो सामने ना बंदा था ना बंदे की जात। राधा के माथे पर बल पड़े। आसपास देखते हुए कहने लगी, माँ कहाँ है? अगले ही पल मौका पाकर चौकीदार ने राधा को बाजू से पकड़ा और एक और ले जाते हुए बोला कि अरे, तुम्हारी माँ उधर खड़ी हैं। राधा जब तक अपना बाजू से छुड़वाती, मौका पाकर बाजू के साथ साथ चौकीदार उसके मुंह पर भी हाथ रख चुका था। कान के पास मुंह ले जाकर कहने लगा कि बड़ी मुश्किल से हाथ लगी है तू मेरे। कब से इंतजार कर रहा था कि तुझे किसी तरह बहला फुसला लूं, मगर तेरे तो नखरे ही नहीं खत्म होते। तुम तो हाथ से निकलती जा रही हो। आज देख मैं कैसे तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। इतना कहकर वो चौकीदार राधा को स्कूल के पीछे की तरफ बने खेतों में ले जाने लगा। गन्ने के खेत थे, इनमें तो अगर कोई चोर भी छुप कर बैठ जाता तो नजर ना आता। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर इस चौकीदार को उस पर दया न आई। वो उसे खेतों में ले जाकर उसकी इज्जत तार तार करने लगा। राधा उस समय पूरी जान से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर उस चौकीदार ने उसका मुंह एक कपड़े से बांध दिया था। वो उसे अपनी हवानियत का निशाना बनाता रहा और फिर जब इज्जत पर हमला कर चुका तो एक नज़र राधा को देखा जिसकी सांसें अभी तक चल रही थी, मगर बेहोशी की हालत में थी। पाप करने के बाद उसे ये डर हो गया कि अगर ये जिंदा बच गई और उसने सबके सामने मेरा नाम ले लिया तो। चौकीदार की पत्नी उसके गांव में रहती थी। चौकीदार के कोई बच्चे नहीं थे। शादी भी 5 साल पहले हुई थी, मगर उसके बाद भी उसने ऐसी हैवानियत दिखाई थी
मासूम लड़कियों को दरिंदगी का निशाना बनाना तो जैसे उसका पसंदीदा काम था। इससे पहले भी वही पाप करता हुआ कितने स्कूलों से खुद ही भाग गया था ताकि किसी की पकड़ में ना आ सके। और इस बार उसने बजाय उसको छोड़ने के राधा की जान लेने का ही निश्चय कर लिया। राधा उखड़े उखड़े सांस ले रही थी, उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। तभी चौकीदार ने पास पड़ा हुआ पत्थर उठाया और राधा के सिर पर मार दिया। राधा की बची हुई सांस भी खत्म हो गई। वहीं दूसरी ओर जब ये पाप चक्कर के चौकीदार अपनी हालत ठीक करता हुआ वापस स्कूल की तरफ आया, तभी उसे दूर से राधा की माँ आती हुई दिखाई दी। फौरन अपने आप को ठीक कर लिया और अपना चेहरा वो हाथ पैर साफ करने लगा। उस समय वह बाकी बच्चों के साथ और आसपास के लोगों के साथ बातचीत में बिजी हो गया। जब राधा की माँ वहां पर आकर खड़ी हो गई, आसपास बार बार नजर दौड़ा रही थी। न जाने क्यों आज कल्पना को बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत कुछ गलत हो चुका है। आज सुबह उसने राधा को भेज भी अपने बेटे के साथ ही दिया था। रह रहकर ना जाने क्यों राधा का चेहरा उसके सामने आ रहा था। वो अपने विचारों से तब निकली जब घंटी की आवाज़ गूंजी। इधर घंटी बज रही थी और दूसरी ओर राधा की माँ खोजी नज़रों से आसपास देख रही थी। सारे बच्चे निकल आए थे मगर राधा नहीं थी, वरना छुट्टी होते ही वो फौरन बाहर आ जाया करती थी। बार बार दरवाजे से अंदर की तरफ झाँक कर कल्पना देखती तो फौरन चौकीदार उसे पीछे हटा देता, कहता कि पीछे हटकर खड़ी हो जाओ, ये क्या ताका झांकी लगा रखी है, देख नहीं रही कि बच्चे बाहर आ रहे हैं। रास्ता बंद करके खड़ी हो, पीछे हट जाओ, तुम्हारी बच्ची आ जाएगी। उसकी डांट खाकर कल्पना थोड़ा पीछे हटकर खड़ी हो गई, मगर धीरे धीरे स्कूल खाली हो गया। राधा की सहेली जब स्कूल से बाहर निकली तो तब कल्पना फौरन लपक कर उसके पास गई, कहने लगी कि राधा किधर है, अभी तक बाहर नहीं आई। वो हैरत से राधा की माँ को देखकर कहने लगी, अरे मौसी, वो तो कब की जा चुकी है, उसके घर से कोई लेने आया था इसलिए वो घर चली गई। ये सुनकर कल्पना भी सोचने लगी कि हो सकता है कि अमित खुद ही उसे ले गया हो दुकान पर और मैं ऐसा ही यहाँ पर खड़ी परेशान हो रही हूँ। ये सोचकर कल्पना भी सीधा दुकान पर चली गई जहाँ पर अमित ग्राहकों के साथ बिजी था। माँ को देखकर माथे पर बल डाल लिए। उसे ये ठीक नहीं लगा था कि माँ क्यों दुकान पर आ गई हैं। कोई काम था तो फ़ोन करके कह देती, ग्राहकों की फ्री करके वो गुस्से से बोला। तो कल्पना कहने लगी, राधा किधर है, स्कूल में भी नहीं है, चौकीदार कह रहा था कि उसे घर से कोई लेने आ गया था। ये सुनकर अमित के माथे पर बल पड़े, कहने लगा, मैं तो उसे लेने नहीं गया, किधर है राधा। फौरन घर कॉल करके पूछा गया। एक बार फिर जब दोनों स्कूल पहुंचे तो शाम हो चुकी थी, स्कूल बंद था। वो राधा को ढूंढने लगे कि तभी खेतों से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। बेशक वो जानवर थे, बेजुबान थे, मगर उन्होंने राधा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। भौंकने की आवाज़ सुनकर राधा की माँ और भाई दोनों खेतों की ओर आए जहाँ पर 3 कुत्ते खड़े लगातार भौंक रहे थे, जैसे इंसानों को बताना चाहते हैं कि इन खेतों में से एक बार फिर किसी जालिम दरिंदे ने हैवानियत की हद पार कर दी है। जब अमित ने आगे बढ़कर अपनी बहन को इस हालत में देखा तो चिल्ला उठा था। फौरन आगे बढ़कर अपनी बहन को उठाया और उसे अस्पताल ले गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात आ चुकी थी कि राधा के साथ गलत हुआ है। अमित और कल्पना के तो होश उड़ गए थे, कल्पना तो बेहोश हो चुकी थी। अमित अपनी बहन की अर्थी लेकर जब घर पहुंचा तो पूरा गांव आया था, पुलिस वहां पर मौजूद थी, साथ साथ जांच पड़ताल जारी थी। कल्पना के वो सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे जो उसने देख रखे थे। अपनी बेटी को वो डॉक्टर बनाना चाहती थी, उसकी फ़ोटो अखबार में छपते हुए देखना चाहती थी। अब राधा की फ़ोटो अखबार में छपी तो थी, मगर किस खबर के साथ छपी थी। वो अपने बाल नोच कर रोने लगी। कई तरह की बातें हो रही थी, ताने दिए जा रहे थे और यही कहा जा रहा था कि इससे अच्छा था कि बेटी को पढ़ाने के लिए ना भेजती। अब क्या पता किसने उसके साथ ये पाप किया है। लोगों ने कितनी ही बातें बनाई। फिर केस अमित ने भी ये कहकर बंद करवा दिया कि हम अपनी इज्जत और ख़राब नहीं करना चाहते। कल्पना के दिमाग पर अपनी बेटी की मौत का ऐसा असर पड़ा कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। पहले तो बेटी की फ़ोटो हाथ में लिए रोती रहती, बेटी की फ़ोटो के सीने से लगाकर फूट फूट कर कहती कि राधा, मैं तुझे डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहती हूँ। तूने तो वादा किया था कि मैं डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी, मगर तू तो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अमित रोता हुआ अपनी माँ को घर ले तो आया, मगर आधी आधी रात को उठकर वो फिर बेटी को ढूंढने भाग जाया करती थी। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरने लगा। पहले जो लोग कल्पना को तरस खाकर देखा करते थे, अब तो यही कहते थे कि अरे, जब इतना ही बेटी से प्यार था तो किसने कहा था कि इसे पढ़ने के लिए स्कूल में भेजे। बड़ी आई थी डॉक्टर बनाने के लिए, अब बेटी भी मर गई और खुद भी पागल हो गई। क्या पता उसका कोई आशिक हो जिसने उसके साथ ऐसा करके छोड़ दिया हो। शुरू शुरू में तो रश्मि को भी अपनी सास पर दया आती थी, राधा के जाने का दुख तो उसे भी बहुत हुआ था। मगर जब एक दिन अमित को बड़बड़ाते हुए सुना कि माँ को कहता रहा, राधा को स्कूल मत भेजो, मेरी इज्जत 2 कौड़ी की होकर रह गई है। दुकान पर लोग मेरे पास आते हैं और एक ही बात पूछते हैं कि क्या तुम्हारी बहन के साथ गलत करने वाला पकड़ा गया है, और मैं गहरी सांस लेकर अपना मुंह छुपाता रह जाता हूँ।
मेरी इज्जत तो कहीं की भी नहीं रही। रश्मि भी राधा के खिलाफ बातें करने लगी। कल्पना के लिए दवाइयाँ भी लाई गईं। डॉक्टर कहते थे कि सदमे में है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, मगर समय गुजरने के साथ साथ बजाय ठीक होने के कल्पना की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। वो राधा राधा पुकारती गलियों में निकल जाती। रश्मि उसे पकड़ पकड़ कर लाती। एक दिन रश्मि की तबीयत ठीक नहीं थी। वो अपने कमरे में सोने के लिए लेट गई। 3 घंटे बाद जब उसकी आँख खुली तो घर के सारे दरवाजे खुले देखे। सास कहीं भी मौजूद नहीं थी। जब गली से शोर की आवाज़ सुनी तो रश्मि ने बाहर जाकर देखा। गली के बच्चों को कल्पना पत्थर उठा उठा कर मार रही थी कि तुम ही लोग हो ना जिन्होंने मेरी बच्ची के साथ गलत किया। मैं तुम लोगों को मार डालूंगी, तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने मेरी बच्ची के साथ गलत किया है। रश्मि अपनी सास को पकड़ तो लाई, मगर गुस्सा इतना आया कि वो अपनी सास को कमरे में बंद कर दिया। कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर कहने लगी कि अब रोती रहो, तड़पती रहो। अंदर अजीब तमाशा लगा रखा है, बेटी मर गई है, अब तुम क्यों मेरी जिंदगी नरक बनाने के लिए जिंदा हो। वो कमरा बंद करके किचन में काम करने लगी। कितनी देर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं कि तभी अमित समय से पहले घर आ गया था। वो किसी काम से आया था, मगर अपनी माँ को कमरे में चिल्लाते देखकर वो सीधा उस कमरे की तरफ आया। जैसे ही कमरे की कुंडी खोली तो अंदर से रोती हुई कल्पना बाहर निकली। रो रो कर कहने लगी कि तेरी पत्नी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। तेरी पत्नी चाहती नहीं है कि मेरी बेटी को न्याय मिले। अपनी माँ की मानसिक हालत तो वो जानता था, मगर रश्मि से अमित को ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने मारे गुस्से के रश्मि को डंडा उठाकर मारना शुरू कर दिया। रश्मि रोती रही, चिल्लाती रही कि मत मारो, छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है। ये भाग भाग कर जाती रहती हैं, आखिर मैं कहाँ कहाँ से पकड़ कर लाऊंगी। मगर अमित साफ शब्दों में कह चुका था कि दोबारा अगर तुमने मेरी माँ को बंद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। रश्मि भी सहम गई। कुछ दिन तक तो कल्पना घर में ही बैठकर राधा के कपड़ों को सीने से लगाकर रोती रही, उसकी किताबों को चूमती रही। फिर एक दिन उसने सपने में न जाने क्या देखा कि सुबह सुबह ही घर से नंगे पैर निकल गई। जब अमित उठा तो माँ की चारपाई खाली थी। वो माँ को ढूंढता हुआ गली में निकल आया। कई जगह ढूंढा, मगर माँ कहीं पर भी नहीं थी। तब एक आदमी ने बताया कि हमने तुम्हारी माँ को स्कूल की तरफ जाते देखा है। ये सुनकर अमित स्कूल की तरफ भागा, मगर वहां तो एक मेला सा लगा हुआ था। लोग इकट्ठे थे और कल्पना चौकीदार का गिरबान पकड़ कर कह रही थी, तूने मारा है मेरी बच्ची को, तूने मेरी बच्ची के साथ गलत किया है ना। अरे तू ही है ना वो, आज सपने में मेरी राधा आई थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। अमित को पहले तो गुस्सा है कि माँ ने क्या तमाशा लगा रखा है, मगर एक पल के लिए उसके दिमाग में भी ये ख्याल आया और अचानक राधा के कहे शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे, जो कहती थी कि मुझे चौकीदार अच्छा नहीं लगता, मुझे घूरता रहता है। ये ख्याल दिमाग में आना था कि अमित फौरन चौकीदार की तरफ भागा, जो अभी तक कल्पना से खुद को छुड़वा रहा था, उसे पागल कह रहा था। अमित ने जब उसका गिरबान पकड़ा तो और 2 थप्पड़ लगाकर सच उगलने को कहा तो ना चाहते हुए भी घबराकर वहां से भागने लगा। आसपास के लोगों ने भी चौकीदार को पकड़ लिया। फौरन पुलिस को बुलवा लिया गया। जब चौकीदार की अच्छी खासी पिटाई हुई तो रोते हुए खुद ही कहने लगा कि उसने ही राधा के साथ गलत किया था, वही असली मुजरिम है। इसके बाद स्कूल की कितनी ही लड़कियां थीं जो सामने आने लगी और कहने लगी कि इस आदमी ने हमें भी परेशान किया है, हमें भी गंदी निगाहों से घूरता था, हमारे साथ गंदे गंदे इशारे करता था। पुलिस इससे पहले कि उस चौकीदार को पकड़ कर ले जाती, लोगों ने उसके मुंह पर कालक थोप कर उसे गधे पर बिठा दिया। गले में जूतों का हार डाला गया और जितनी भी बच्चियां थी सबसे कहा गया कि अपने पैर से जूता उतार उतार कर इस चौकीदार के मुंह पर मारो, यही इसकी असली औकात है। बच्चियों से जूते खा खाकर वो चौकीदार तो अधमरा हो चुका था। जब उसे उठाकर पुलिस वाले वहां से ले गए, कल्पना उस दिन रोते हुए घर आई और अपनी बेटी की फोटो को सीने से लगाकर रो रो कर कहने लगी कि देख मेरी बच्ची, मैंने कहा था तुझे न्याय दिलाऊंगी, मैंने तेरे हत्यारे को पुलिस के हवाले करवा दिया। मेरी बच्ची देख, तेरी माँ ने तुझे न्याय दिलवा दिया। जब कुछ देर बाद अमित ने रोते हुए अपनी माँ को चारपाई पर बिठाया तो वो बिल्कुल निढाल होकर लेट चुकी थी। अमित अपनी माँ को हिलाने लगा, मगर कल्पना भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। भगवान ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जो हंसते बसते घर उजाड़ दिया करते हैं। ये तो एक राधा थी, ना जाने कितनी राधा जैसी लड़कियां ऐसे कमीने लोगों से आए दिन परेशान होती रहती हैं और चाह कर भी बता नहीं पाती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।